पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत की थी और उसमें हमने समझा था कि आवेश जो है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। आवेश क्यों उत्पन्न होता है, हमने इसके बारे में बात किया था कि अगर किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पे जाता है तो वह कितना आवेश उत्पन्न करता है, तो इसके बारे में हमने बात किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी बॉडी पे जाता है तो वह 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब का आवेश उत्पन्न करता है। इसके लिए सिंबल की हमने बात की थी, तो सिंबल इसका ई लगता है। अच्छा, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के लिए देखिए, जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी बॉडी पे जो कुल आवेश होता है वह ±NE के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि Q जो होता है वह IT के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे जो है हम इसका डायमेंशन बना सकते हैं M L T। M पे 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, A भी लिख लेते हैं, L 0 है, T यहाँ पे एक बार है और I के लिए यहाँ पर 1। तो ओवरऑल इसका जो डायमेंशन होगा उसे हम लिख सकते हैं TA। ये Q का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आवेश जो है एक अदिश राशि है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब यह जो है एक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब जो है जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है वो है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के बारे में हमको स्टडी करना है, लेकिन कूलम्ब लॉ को समझने से पहले जो है हम कुछ फंडामेंटल लॉ वगैरह समझेंगे। आवेश के कुछ फंडामेंटल लॉ होते हैं चार्ज के, जिसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद से फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्ब लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, तो कौन कौन से फंडामेंटल लॉ है वो, तो अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले आता है एडिटी ऑफ चार्जेस, दूसरा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है, और तीसरा जो होता है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है, अगर उस पर आवेश लाना है तो कैसे जो है हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चालक को कैसे चार्ज करेंगे, इंसुलेटर है तो उसको कैसे चार्ज करेंगे, और सेमीकंडक्टर है तो उसे कैसे चार्ज करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडिटी ऑफ चार्ज, ये हमें क्या बताता है, इसको स्टडी करते हैं। अभी मैंने बताया कि आवेश जो है एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी बॉडी को आप बार बार चार्ज देते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर उसे चार्ज देते हो तो वह बॉडी चार्ज होगा। ठीक है, आप उसको पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव दे सकते हो। अभी मैंने बताया कि आवेश जो है वह एक अदिश राशि है, इसलिए किसी बॉडी पे कुल कितना आवेश आता है इसके लिए हम उसका अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, उसका बीजगणितीय योगफल ज्ञात करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि किसी बॉडी पे कितना आवेश है उसका, और टोटल हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, मान लो कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी ए है। अच्छा, इसको आपने शुरू में कुछ चार्ज दिया, मान लो जो चार्ज दिया आपने वो पॉजिटिव था, मान लो Q1। फिर आपने उस बॉडी को दोबारा चार्ज दिया, इस बार भी आपने पॉजिटिव भी दिया तो उस पर आवेश आ गया Q2। फिर आपने उस बॉडी को तीसरी बार चार्ज दिया, लेकिन इस बार जो आपका चार्ज है वो नेगेटिव है। फिर आपने उस बॉडी को चौथी बार चार्ज दिया प्लस Q4, और एक बार फिर आपने नेगेटिव दिया Q-Q5। इस तरह से आपने किसी बॉडी को मान लो 5 बार आपने चार्ज दिया, तो इस बॉडी पे अब कुल कितना चार्ज आएगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपको ये बताता है कि किसी बॉडी पे कुल जो चार्ज होगा, अगर आप उसे बार बार चार्ज दे रहे हो तो कुल जो चार्ज उसके ऊपर आएगा वह सभी दिए गए चार्जेस के, सभी दिए गए आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। मतलब आप उसका अलजेब्रिक एडिशन करोगे। तो अब अगर ये बॉडी ए है, इस पे हमें कुल चार्ज का कैलकुलेशन करना है, तो देखो इस पे कुल चार्ज कितना हो जाएगा, तो हम सभी चार्जेस को आपस में ऐड कर देंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले Q1 प्लस Q2, तीसरा माइनस में है तो इसको हम माइनस में रखेंगे। फिर चौथा जो आवेश है U Q4, ये पॉजिटिव में, और पांचवा जो आवेश है वो नेगेटिव में है।
मतलब अब अगर इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वह इन सभी के एल्जेब्रिक एडिशन के बराबर होगा। अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो टोटल Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। इस तरह से उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वह इसके बराबर होगा। मतलब हम जो है इसका एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे। अच्छा, तो इस तरह से डिग्री ऑफ चार्ज आपको क्या बताता है कि किसी भी बॉडी को दिया गया चार्ज, कुल आवेश जो होता है वह उस पे अलग अलग समय में दिए गए सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा लॉ है, फंडामेंटल लॉ है चार्ज का, वो ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को दिया गया आवेश जो होता है वह प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, तो ई का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे जाता है वह कितना आवेश उत्पन्न करता है, वो ई का वैल्यू है। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है हमसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज कर रहे हो, किसी भी बॉडी को अगर आप लगातार आवेश दे रहे हो, तो उस पे जो कुल आवेश आएगा, कुल आवेश की जो मात्रा होगी वह हमेशा जो है वह -e इंटू एन के बराबर ही हो सकता है। यहां पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन गया, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वह कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है, इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो उस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार्ज कितना होगा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लो उस बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन के कारण उस पे कितना आवेश होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन गया तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर उस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो आवेश कितना आया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी को आप चार्ज करते हो, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है, तो उस पे जो आवेश होगा वह कितना हो सकता है, तो या तो 1.6 पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ दें, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। उसके बाद से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी बॉडी पर आप ये कहें कि उस पे चार्ज जो है 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का है, ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको इतना आवेश देगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपको इतना देगा, और इसके बीच में ये संख्या आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्या बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल आवेश होगा वह हमेशा प्लस माइनस ई में एन के मल्टीपल के बराबर ही होगा, और यहाँ पे एन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको नेगेटिव चार्ज देगा, और जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्वांटाइजेशन चार्ज हमको बताता है कि किसी भी वस्तु पे जो कुल आवेश होगा वह हमेशा प्लस माइनस एन ई के बराबर ही होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम तीसरे लॉ की बात करें,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या बताता है, तो एक्चुअल में जैसे आप लोगों ने 10th में 9th 10th 11th में पढ़ा हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, हाँ इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्या बताता है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। आप केवल किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा। किसी भी कोई बॉडी है या मान लो कोई दो बॉडी है और दोनों पे मान लो कुछ चार्जेस हैं, तो इन दोनों पे जो टोटल चार्ज होगा, तो अगर इन दोनों को आपस में रब करके हम रगड़ते हैं या किसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या होगा कि आवेशित करने से पहले और आवेशित करने के बाद इन दोनों पे जो टोटल चार्ज होगा, दोनों का मल्टीपल हमेशा आपस में बराबर होगा। ठीक है, मतलब दोनों को एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अगर दोनों को हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने से पहले जो टोटल आवेश इस पे होगा और चार्ज करने के बाद जो टोटल आवेश होगा वह दोनों आपस में हमेशा बराबर होगा। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है। वो ये हमें बताता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना कभी नष्ट कर सकते हैं। तो ये 3 लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है काफी अधिक मात्रा में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार रखिए। ठीक है, तो ये 3 लॉ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। कोई बॉडी है और अगर आप उसको चार्ज करना हो तो आप उसे कैसे करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो बॉडी जो है इंसुलेटर हो सकता है वो बॉडी जो है कंडक्टर हो, या हो सकता है कि वो बॉडी जो है सेमी कंडक्टर हो। कैसे चार्ज करेंगे, तो हमारे पास क्या तरीका है, इसे देखते हैं। इसे हटा देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग। अब देखो इसमें अगर आपको किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, दूसरा किसी इंसुलेटर को चार्ज करना है, या आपको किसी सेमी कंडक्टर को चार्ज करना है, आप चार्ज कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जरा जनरल तरीके से तीनों को समझ लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में, ये पढ़ा था आप लोगों ने कि कोई एक बॉडी है और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो वो बॉडी कंडक्टर कहलाती है। अगर बिल्कुल फ्लो नहीं हो सकता तो हम उसको इंसुलेटर बोलते थे, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में हल्का फुल्का करंट अगर उसमें प्रवाहित होता है तो हम उसको सेमी कंडक्टर बोलते थे। लेकिन अब हम इसके डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि कंडक्टर कौन सी बॉडी है, किस बॉडी को हम कंडक्टर बोलेंगे। तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, अगर किसी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी जो है कंडक्टर कहलाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर होते हैं, प्रोटॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बंधे होते हैं, इसलिए उनको बाहर निकलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, बाहर से आप किसी तरह से एनर्जी दो, एनर्जी देने का कई तरीका है, या तो उसको आप हीट करो, उस पर आप लाइट डालो, प्रोटॉन डालो, तो फिर उस पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, ये बात की चीज़ है। लेकिन अगर मान लो किसी तरह से आप इसको एनर्जी दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करने के बाद से अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाता है। अब देखो, अब अभी मैंने एक तरीका बताया कि आप हीट करके इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे सकते हो। अब देखो
अब ये जो टेम्परेचर है, ये हमारे लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, जो हमारे लिए नॉर्मल है, ये टेम्परेचर जो कंडक्टर ऐसे जो भी मेटल जो कंडक्टर है उनके लिए ये टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। जैसे जितने भी मेटल हैं उनके लिए टेम्परेचर काफ़ी हाई है, जितने भी मेटल हैं वो कंडक्टर में आते हैं। तो ये टेम्परेचर जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल चुकी होती है कि वो अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चले जाए। तो इस तरह से जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी जो जो कंडक्टर होते हैं, उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई एक बॉडी है, एक कंडक्टर है, तो उसमें एटम चारों तरफ उस बॉडी में फैले हुए हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बाहर मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर कोई भी बॉडी जो है किसी बॉडी में विद्युत धारा का प्रवाह पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में अवेलेबल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। सबसे ज्यादा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमको सिल्वर में मिलता है। सिल्वर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिल्वर जो है सबसे अच्छा चालक भी होता है। ठीक है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 पावर 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके लिए? सिल्वर के लिए इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। अगर हम सिल्वर का कोई एक जो है सिल्वर का अगर एक टुकड़ा ले लें तो उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे ज्यादा सिल्वर में होते हैं, इसलिए सिल्वर जो है सबसे अच्छा चालक होता है। अच्छा, अब देखो, अब जो है जिस मैटर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, वो कंडक्टर होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो सकता, मतलब करंट प्रवाहित नहीं हो सकता। करंट प्रवाहित नहीं हो सकता मतलब वह इंसुलेटर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर इस तरह के मेटल होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसका एग्जांपल है। हमारा एक चैप्टर भी होगा सेकेंड पेपर में, सबसे लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉडर्न जो है क्वांटम फिजिक्स में हम उसकी बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर में मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन काफी कम मात्रा में होते हैं। कुछ प्रोसेस द्वारा जो है उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा लेते हैं तो करंट बहुत अच्छी तरह से फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर जनरल जो है सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो वो हल्का फुल्का करंट जो है फ्लो करा सकते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में अगर इसमें हम किसी तरह का मिश्रण ना करें, प्योर मेटल लें, सिलिकॉन जर्मेनियम लें, तो उसमें बहुत कम मात्रा में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं हो सकता, और कंडक्टर में जो है विद्युत धारा बहुत अच्छी प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो हम किस तरह से उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो देखिए, इंसुलेटर के लिए हमारे पास वही तरीका है, एक ही तरीका है कि इंसुलेटर, अगर कोई दो इंसुलेटर है हमारे पास, मान लो ये दो इंसुलेटर हैं, तो दोनों को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज करने का एक तरीका है हमारे पास, दोनों को रब करें। अगर दोनों को रगड़ने के बाद से क्या होगा कि इन दोनों में जिसके भी इलेक्ट्रॉन कमजोर है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन कमजोर है तो इसके साथ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कमजोर है तो इसके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से किसी भी इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को भी, दोनों के लिए हम बात करेंगे, दोनों को अगर आपको चार्ज करना है तो चार्ज करने का हमारे पास तरीका है, हम दोनों को आपस में रब करेंगे या किसी चीज अदर ऑब्जेक्ट से रब कराएंगे, रगड़ेंगे, तो फिर वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम डिटेल में बात करेंगे कंडक्टर को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे।
अब जो मेरा पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्टिंग, इसे कैसे यूज करते हैं? तो देखो, मान लो कोई एक बॉडी है आपके पास, एक बॉडी है और इस पे कुछ चार्ज है, मान लो इस पे प्लस चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये बॉडी ए है। अच्छा, एक बॉडी हमारे पास बी है और इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं, ठीक, दो बॉडी हमारे पास है, एक कुछ चार्ज है, दूसरे पे चार्ज नहीं है और ये दोनों कंडक्टर है। अब देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको चालन द्वारा आवेशन हिंदी में बोलते हैं, कैसे होगा? आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में टच करा दो, बॉडी ए और बॉडी बी। जब आप ऐसा करोगे तो चूंकि कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, बी भी कंडक्टर है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही दोनों को आप आपस में से टच कराओगे, टच कराने के बाद से क्या होगा कि ये दोनों बॉडी जो है, इसके से कुछ चार्ज जो है, दोनों बॉडी जब टच होंगे तो इसपे से कुछ चार्ज जो है इस बॉडी पे चला जाएगा, और जैसे ही आप इन दोनों को अलग करोगे, बॉडी ए और बॉडी बी को आप अलग करोगे, तो देखो कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा और कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई। या आप कह सकते हैं कि बॉडी बी को आपको चार्ज करना था, आपने बॉडी बी को चार्ज कर दिया। कैसे हुआ है? तो चूंकि ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, आपने इसको आपस में टच कराया, टच करने के बाद से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये मेटल अलाउ करेगा, ये जिस भी मेटल का बना हुआ है, चूंकि ये कंडक्टर है तो जिस मेटल का बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो को जो है वह अलाउ करेगा, और जैसे ही आप इसको टच कराओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इस पे चले जाएंगे और जब अलग करोगे तो दोनों बॉडी जो है चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टिंग। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा तरीका है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या है? जैसे मान लो एक बॉडी है, मान लो दो बॉडी है और दोनों पे किसी तरह का चार्ज नहीं है। ठीक है, दोनों पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इसके बाद से हमने क्या किया, हमने एक चार्ज बॉडी लिया, ये बॉडी ए बॉडी बी, हमने एक कोई छड़ लिया जिसपे कुछ चार्ज था, मान लो उस एक छड़ हमने लिया और उस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये कंडक्टर है और जैसे ही एक चार्ज बॉडी को आप यहाँ पे लेकर आओगे तो चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल है, जैसे ही बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास रखोगे तो ये क्या करेगा, इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में आ जाएंगे, जैसे ही इसमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें के फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी स्टेप में क्या करोगे, आप दोनों बॉडी को अलग अलग कर लो, तो आप देखोगे कि बॉडी ए जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बॉडी बी जो है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रेयर द्वारा आवेशन। तो ये दो मेथड हमारे पास है। ठीक है, पहला चार्जिंग बाय जो है कंडक्टिंग, और दूसरा जो है हमारे पास मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसमें एक चीज और देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्टिंग में, चालन द्वारा आवेशन में, आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हो कि यहाँ पर अगर दोनों, ये बॉडी जो कि पहले से चार्ज थी, इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं था, जब आपने दोनों को टच कराया तो यहाँ पे दोनों जो है चार्ज हो गया। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों, ये जो बॉडी है वह सेम मेटल का है और इसका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है, और अगर दोनों
एक ही मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो दोनों पे बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। बाद में न्यूमेरिकल में ये काम भी आएगा, ये थ्योरी जो है काम की है, न्यूमेरिकल में हम इसको प्रूव भी करेंगे, दिखाएंगे इसे ऐसा होता है। तो अगर ये दोनों बॉडी सेम मेटल की है और दोनों का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है, तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, मतलब दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी पे भी चार्ज ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमारे टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस क्या थी। अब जो है हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम कूलॉम लॉ स्टडी करेंगे, और कूलॉम लॉ को स्टडी करने के बाद से ही ढेर सारे फॉर्मूले हमारे पास आते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करना होगा, बहुत सारे डेरिवेशन हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो उसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलॉम लॉ के साथ आएंगे।